हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड रिसोर्सेज, इसका जो हमको सेकंड पार्ट देखना है। तो लैंड रिसोर्सेज के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली थी, जिसमें हमने देखा था कि इंडिया में लैंड का क्या क्या यूज़ है, कितना परसेंट है, कैसे कैसे कैटेगरी में लैंड को कैटेगराइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद जो है हमने ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और अब जो है हमको देखना है लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट के पास जो लैंड है या किसी भी व्यक्ति के पास लैंड है, उसको कैसे और किस तरीके से गवर्नमेंट अपने अधिकार में ले सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। तो इससे पहले वाले सेक्शन में भी हमने देखा था जो बैरन लैंड वाला जो पोर्शन है, या फिर जब लैंड का यूज़ होता है किसी इस तरीके के पर्पस के लिए जिसमें गवर्नमेंट को उस लैंड की ज़रूरत है, या तो वो इंडस्ट्री के लिए हो या तो रोड मेकिंग के लिए हो। तो ये सब चीज़ें हमको देखना है इस पार्ट में। तो स्टार्ट करेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ राइट टू एक्वायर प्राइवेट लैंड और विलेज लैंड फॉर पब्लिक यूज़ आफ्टर पेइंग एडुकेट कंपनसेशन। तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि किसी का खुद का ज़मीन है या किसी का गांव में ज़मीन है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको वो अपने यूज़ के लिए, अपने यूज़ मतलब पब्लिक यूज़ के लिए, जैसे कि अगर रोड बन रहे हैं तो, या फिर कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री बन रही है तो उसको वो अपने अधीन पे कर सकता है। और जिसका भी प्राइवेट लैंड है, जो भी उस लैंड का मालिक है, उसको क्या दिया जाता है, एडुकेट कंपनसेशन, मतलब उसके बदले उसको पैसे दे दिए जाते हैं या फिर नौकरी भी दी जाती है। तो गवर्नमेंट कैन लीगली ऑब्टेन लैंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, माइन, इंडस्ट्रियल एरिया, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, डैम्स एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट किस किस रीजन से जो है किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकता है, लीगली एक्वायर कर सकता है। तो ये सारे प्रोसेस के लिए, जैसे कि रोड्स बनाने के लिए, जैसे कि रेलवेज के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, माइंस के लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए, हॉस्पिटल, dams, offices, etc. के लिए। तो these projects often require very large tracts of lands. At times, people living in large number of village get displaced. तो ये जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि अगर एयरपोर्ट बन रहा है या रेलवे बन रहा है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब एक ज़्यादा एरिया चाहिए होता है लैंड का, ज़मीन का। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है जो उस गांव में रह रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेस मतलब दूसरी जगह बसाया जाता है, या तो उनको घर दिया जाता है या तो उनको पैसे दे दिए जाते हैं मुआवजे के तौर पे कि आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, या तो कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री या रेलवे लाइन जो भी वहाँ सेटअप हो रहा है, तो उनको नौकरी भी दी जाती है। तो एज वी हैव रेड बिफोर, फिक्सिंग द कंपनसेशन फॉर पीपल अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट इज स्टिल अ मैटर ऑफ नेशनल डिबेट। तो पहले वाले सेक्शन में भी हमने देखा था कि ये जो कंपनसेशन लोगों को मिलता है, कोई अगर प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उनको खुद की ज़मीन जो है, जो उनका एक मतलब एक रहता है ना, हर किसी को रहता है, अगर मैं एक घर बना के रह रही हूँ तो मुझे उस घर से लगाव रहेगा, उस ज़मीन पे से लगाव रहेगा, उस एरिया से लगाव रहेगा। तो उस एरिया को छोड़ के मेरे को दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, तो ये एक मैटर है। तो कंपनसेशन तो मिल जाता है लेकिन लोगों को भुगतना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये एक नेशनल डिबेट का विषय है। तो 2013 में लॉ आया, ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, ठीक है, पार्लियामेंट ने पास किया एक लेजिस्लेशन। तो मेन पॉइंट्स जो इस एक्ट के हैं ये यहाँ पे हमको डिस्क्राइब किया गया है, हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये एक्ट जो है बहुत डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव है जब भी लैंड एक्विजिशन की बात आती है। तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, अलॉन्ग विथ लैंड एक्विजिशन द एक्ट प्रोवाइड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल। तो जो भी लोग हैं जिनका जो घरौंदा टूटा है या जिनके लैंड्स पे लैंड्स को यूज़ करके दूसरा कुछ इंडस्ट्री या कुछ भी के लिए एक्वायर किया जा रहा है, तो ये जो रिहेबिलिटेशन है, सेटलमेंट है, ये इसका अंडर आता है। तो कंसेंट जो है, जैसे कि कोई भी विलेज है जहाँ पे पूरा ज़मीन को हथियाना पड़ रहा है, मतलब अपने कब्जे में रखना पड़ रहा है, तो उसके लिए कंसेंट जरूरी रहता है। कंसेंट मतलब मंजूरी चाहिए रहती है। 80% ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल, 80% जो वहाँ पे लोग डिस्प्लेस होंगे उनकी मंजूरी चाहिए होती है, जहाँ पे भी लैंड को प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो लैंड को एक्वायर किया जा रहा है। द एक्ट कवर्स द लैंड ओनर्स अमंग द फैमिली अफेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट एंड लैंड एक्विजिशन एज वेल एज those who depend on acquired land for their livelihood such as laborers, sharecroppers, cattle grazers, आदिवासी सेक्टर का। तो ये जो एक्ट क्या कवर करता है, जो भी लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, लैंड ओनर्स मतलब जिनकी ज़मीन है, तो
जिनकी भी ज़मीन है, जो भी फैक्ट्रीज अफेक्ट हुए हैं, गेटो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, और जो लोग उस पर डिपेंडेंट थे, जैसे कि अगर कोई लैंड है जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, ठीक है, तो उसके साथ साथ कई लेबरर्स की भी ज़िंदगी इफेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे पहले खेती हो रही थी, वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, उनको रोजगार मिल रहा था। तो ऐसे लेबरर्स, शेयर कॉपर मतलब जो किसी दूसरे के खेत में काम करते हैं, ठीक है, एक शेयर पे काम करते हैं, जो हमारे लैंग्वेज में अधिया, कट्टू ऐसा सब बोलते हैं। तो ये शेयर क्रॉपर्स होते हैं, कैटेगराइजर्स होते हैं, आदिवासी, तो इनको भी वो मुआवजा मिलना चाहिए। तो इरिगेटेड और मल्टी क्रॉप्ड लैंड कैन बी एक्वायर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो जो भी इरिगेटेड मतलब अच्छी फर्टाइल ज़मीन है, मल्टी क्रॉपिंग हो रहा है, तो उसको अगर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए लिया जा रहा है तो उसके लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए। सोशल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को स्टडी करने के बाद भी जो लैंड को चेंज किया जाता है और लैंड एक्विजिशन का पोर्शन होता है। तो लैंड ओनर्स और अदर्स जो है उनको एक अच्छा खासा मुआवजा देने की बात की गई है। और लैंड जो है वो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्पस अदर दैन विच इज for that which is acquired. If the land is not utilized within 5 years of acquisition, it will return to the original owners. तो लैंड को जिस पर्पस के लिए बोला जा रहा है, अगर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए बोला गया है तो रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए ही उसका यूज़ होना चाहिए। अगर किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है या 5 साल तक उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ है, तो वो जो लैंड है वो ओरिजिनल जो ओनर्स है उनको वापस दे दी जाती है। तो ओनरशिप ऑफ लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। और जो ओनरशिप है लैंड की वो गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो ए प्रॉब्लम फॉर डिस्कशन। तो नीमगंज क्या है, एक विलेज है जहाँ पे क्या है, इरिगेटेड लैंड है, जहाँ पे फार्मर्स अपने क्रॉप 3 times a year, ठीक है, 3 क्रॉप्स एक ईयर में उगाते हैं। तो प्लान हैज बीन प्रपोज टू सेट अप इंडस्ट्रियल हब एंड अ टाउनशिप इन द विलेज। इट रिक्वायर एक्विजिशन ऑफ द विलेज लैंड। तो यहाँ पे एक प्लान आया जहाँ पे क्या है, एक इंडस्ट्रियल हब खोलने की बात की गई, उस गांव में एक टाउनशिप बनाने की बात कही गई। अब इसके लिए जो है ज़मीन चाहिए थी, तो विलेज का जो लैंड था, गांव की जो ज़मीन है वो चाहिए थी। तो विलेज हैज़ land owning farmers, many landless laborers and small traders. The project endangers their livelihood. तो विलेज में जो भी फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड है, ठीक है, जिनकी ज़मीन है वो हथिया ली जाएगी, और उसके साथ साथ जो लेबरर्स वहाँ पे काम करते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनके भी रोजी रोटी छिन जाएगी। So some of them oppose the project. Some hope to use new Land Acquisition Act 2013 to their advantage. Discuss the main provision of the act and decide what the villagers should do and what approach they should give. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट को का विरोध किया, और कुछ ने ये किया कि हाँ, हम लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत कुछ एडवांटेज लेंगे और अपनी ज़मीन दे देंगे। तो हमको ये डिसाइड करने के लिए हेल्प करना है कि विलेजर्स को क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई इंडस्ट्री सेटअप करने से अच्छा जो फार्मर्स वहाँ पे 3 times क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो अपना काम कंटिन्यू करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी ज़मीन इस तरीके के, अगर अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, तो उसको इसमें ना ज़ाया होने दे। उसके बाद हमको सॉइल को देखना है। 2.3 सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी के बारे में हर किसी को पता है। तो मिट्टी अलग अलग तरीके से होती है, कोई काली होती है, कोई भूरी होती है, लाल होती है, तो अलग अलग कलर की मिट्टी होती है बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट। तो उसमें अंदर में क्या है, उसका जो मटेरियल है उसके बेसिस में उसमें कितना ह्यूमस कंटेंट है, किस तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, उस तरीके के वो भी जो सॉइल का टेक्सचर होता है। तो हम जब लैंड रिसोर्स की बारे में बात करते हैं तो फोकस जनरली जो है सॉइल और उसकी फर्टिलिटी पे भी आता है। तो सॉइल मिट्टी होती है और फर्टिलिटी उसकी उपजाऊपनता। तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। इट इज़ अ थिन टॉप लेयर ऑफ अर्थ इन विच वेजिटेशन ग्रोथ। तो सबको पता है, हमने साइंस में पढ़ा है। तो सॉइल क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लैंड रिसोर्स का, इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंड रिसोर्स का। और ये क्या है, एक थिन टॉप लेयर है अर्थ की, जहाँ पे वेजिटेशन जो है ग्रो होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, टेम्परेचर वेरिएशन एंड वेजिटेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस। तो सॉइल फॉर्म कैसे होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स जो हैं साइंस के उसमें पढ़े हैं, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। तो सॉइल कैसे बनता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वेदरिंग क्या होता है, रॉक्स जब एक्सट्रीम हीट, प्रेशर, नेचुरल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है, रॉक्स धीरे धीरे घसते जाते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं। तो ये जो टुकड़े हैं
और जो वेजिटेशन है, जो सूखे पत्ते हो गया, ह्यूमस हो गया, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। तो टेम्परेचर में चेंजेस के कारण वेजिटेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रोसेस में। तो समय के साथ जो है वाटर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, तो ये क्या करते हैं, जो रॉक्स का जो पार्टिकल्स है जैसे कि मैंने बताया, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, और जो ये फाइन पार्टिकल्स हैं वो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस। ठीक है, ये ह्यूमस के साथ मिलके क्या बनता है, सॉइल बनता है, और एक समय के साथ ये मिक्स करके सॉइल बना देते हैं। तो प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो प्लांट्स को इनसे न्यूट्रिशन मिलता है, सॉइल से न्यूट्रिशन मिलता है, और एनिमल्स और जो भी अदर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं जो इस पृथ्वी पे रहते हैं, इन सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फूड है कहाँ से मिलता है, सॉइल से ही मिलता है। तो apart from its role in providing nutrition to living things, soil is also used for making bricks, utensils, toys, tiles, etc. Most rural houses have walls and floors plastered with soil. तो मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे उगाने के लिए नहीं है, मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उससे बहुत सारी चीज़ें भी हम बना सकते हैं, जैसे कि ईंटें, ब्रिक्स उससे बनती हैं, यूटेंसिल्स बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के गमले, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मिट्टी के बॉटल बनते हैं, उसके बाद मिट्टी के खिलौने बनते हैं। ठीक है, पोला का त्यौहार आता है, तो पोला में बैलगाड़ी जो है और जो छोटे छोटे खिलौने आते हैं वो सब मिट्टी के बने हुए होते हैं, टाइल्स बनते हैं। और जो रूरल एरियाज हैं उसमें जो फ्लोर्स हैं, रूफ्स हैं, उसको प्लास्टर किससे किया जाता है, मिट्टी से किया जाता है। इफ़ यू ऑब्जर्व द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस और अ वेल वेयर इट हैज़ बिन डग, यू कैन सी द सॉइल इज स्प्रेड इन लेयर्स, दिस हॉरिजॉन्टल लेयर्स इज कॉल्ड सॉइल हॉरिजॉन। अगर आपने कभी भी पुराना कुआं देखा होगा, जब घर बनता है, जो खुदाई होती है, तो आप देखेंगे मिट्टी जो है लेयर्स में रहती है, ऊपर के जो मिट्टी का कलर अलग होता है, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो मिट्टी का कलर चेंज होते जाता है। तो इसे ही ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेयर है, इसे ही कहा जाता है सॉइल हॉरिजॉन। अगर हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं तो ये डायरेक्शन, और अगर हम वर्टिकल बोलते हैं तो इस तरीके का डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो है उसे सॉइल हॉरिजॉन कहा जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्स है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है ऑर्गेनिक लेयर, फिर उसके बाद मिनरल लेयर, फिर उसके बाद बेड रॉक लेयर। तो इस तरीके से जो सॉइल का हमारा जो लैंड है वो ऐसे रहता है। तो सबसे ऊपर में रहता है ऑर्गेनिक लेयर, उसके बाद जो है मिनरल वाला लेयर आता है, उसके बाद जो है पथरीला जमीन आ जाता है। तो लुक एट द पिक्चर बिलो, तो ये पिक्चर दिया हुआ है। द बॉटम लेयर इज बेडरॉक लेयर, तो बॉटम लेयर को बेडरॉक लेयर भी बोलते हैं, और या इसे और क्या कहा जाता है, आर लेयर भी कहा जाता है। तो सॉइल इज फॉर्म, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स दैट फॉर्म दिस लेयर। तो इसमें जो रॉक्स है इनकी वेदरिंग के कारण ही जो है सॉइल बनता है, और इसे आर लेयर भी कहा जाता है। और अबाउ द बेडरॉक लेयर, तो इसके अबाउ वाला जो लेयर है उसे क्या कहा जाता है, सी लेयर कहा जाता है, या सबस्ट्रेंसम सबसॉइल। उसके बाद बी वाला जो है सबसॉइल, और उसके बाद ए वाला जो है सब सरफेस होता है, और वो जो है ऑर्गेनिक लेयर रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके की लेयरिंग होती है सॉइल की। तो ऑर्गेनिक लेयर के बारे में हमको देखना है, जो टॉप मोस्ट लेयर है। तो दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर इन विच ओ एंड ए आर इंक्लूडेड। तो इसमें ओ और ए इंक्लूड होता है। तो ऑर्गेनिक लेयर और क्या है, सरफेस, ये इंक्लूड होता है। तो ओ लेयर जो है उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है, जो पत्ते होते हैं, घास होती हैं, जब वो सूख जाते हैं तो जो सूखे हुए पत्ते गिरते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं सॉइल में सड़ने लगते हैं, और सड़ के क्या बनते हैं, ह्यूमस बनते हैं। तो ह्यूमस क्या होता है, डिकम्पोज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। तो बिलो दिस ए लेयर, तो इस ए लेयर के बिलो इज द ए लेयर, तो इसके नीचे क्या होता है, ए लेयर, जिसे मिनरल लेयर भी कहा जाता है। और ए लेयर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है ओ लेयर से, विच इज ऑल्सो रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल। द थिकनेस ऑफ ऑर्गेनिक लेयर लाइज ग्रेटली, तो थिकनेस जो ऑर्गेनिक लेयर का है वो हर जगह अलग अलग होता है। इट इज थिकस्ट इन द लोअर एरियाज ऑफ रिवर वैली। सो रिवर वैली जैसे कि हमको पता है बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, तो जो लोअर एरियाज होते हैं रिवर वैली के वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिक लेयर विच इज़ द लेयर वेयर ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन ग्रो। तो ये और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनिक लेयर में ही होती है, और ये जो लेयर है यहाँ पे सारी वेजिटेशन ग्रो होती है। दिस इज वाई ऑर्गेनिक लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ऑर्गेनिक लेयर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बट इट इज़ ऑल्सो द लेयर विच इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाई इरोशन। तो ये एक और लेयर है जिसमें इरोशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इरोशन क्या होता है, द प्रोसेस
जिसमें जो टॉप लेयर है जो सॉइल का वो रन अवे हो जाता है, मतलब निकल जाता है। तो कैसे निकल जाता है, या तो तेज हवा आने के कारण जो ऊपर की जो मिट्टी है वो उड़ के बाहर दूसरे जगह चले जाती है, या तो फिर पानी अगर बारिश होती है तो ऊपर की लेयर जो है वो धुल के दूसरी जगह चली जाती है, ठीक है, या तो फिर पक्षी वगैरह जो है वो ले जाते हैं। तो इट इज़ अफेक्टेड बाय पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर वेस्ट सेटल इन इट। तो ये जो लेयर है इसमें पेस्टिसाइड्स का भी बहुत यूज़ होता है, तो इससे भी जो इसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इसमें वेस्ट सेटल होने लग जाते हैं। उसके बाद हमको देखना है मिनरल लेयर ABC, ठीक है। मिनरल लेयर दिस इज द मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ बी लेयर। तो ये मिडिल लेयर जो है किससे कंसिस्ट होता है, बी लेयर से, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर नाक के बराबर होता है, वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मैटर होता है। पार्टिकल्स इन दिस लेयर आर ऑल्सो मच लार्जर देन सॉइल पार्टिकल्स इन द ऑर्गेनिक लेयर। तो जैसा कि सॉइल अपर लेयर में जो मटेरियल है वो क्या होता है, थोड़ा चिकना होता है, छोटे छोटे होते हैं, उसके कंपैरिजन में इस लेयर में जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। तो रूट्स ओनली the root of only those plants reach this layer with that go deep. For example, the root of tomato plant remain in organic layer, but those of mango tree reach the mineral layer. तो इस लेयर तक उन्हीं पेड़ पौधे के रूट्स जा पाते हैं जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री हो गया, बड़े बड़े पेड़ हो गए। और जैसे कि हम अगर टोमेटो की बात करें, टमाटर के पौधे की बात करें, तो वो ऑर्गेनिक लेयर तक ही रहते हैं, वो मिनरल लेयर तक नहीं पहुंच पाते। तो बेड रॉक लेयर क्या होता है, ये लोएस्ट लेयर होता है और इसमें सी और आर लेयर्स होते हैं। तो आर क्या है, लोएस्ट लेयर होता है और इसमें अनवेदर्ड रॉक्स होते हैं, रॉक बेड होता है ना, रॉक की पूरी चादर टाइप की बिछी होती है। तो इसके ब्रेक होने के बाद ही जो है सी लेयर फॉर्म्स होता है जिसमें ब्रोकन रॉक्स होते हैं। तो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा है उसके बारे में हमको देखना है। तो 6 टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो कॉमनली फाउंड होता है इंडिया में। तो मेन सॉइल जो है हमारी कंट्री में वो क्या है, एलुवियल सॉइल है दैट स्प्रेड अक्रॉस रिवर प्लेन्स। तो ये रिवर प्लेन्स के पास हमको मिलता है और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो ये जो सॉइल है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड एरिया इज कवर्ड बाय रेड एंड येलो सॉइल। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का मोस्ट पार्ट जो है वो रेड और येलो सॉइल से घिरा हुआ है, कवर्ड है। तो रेड सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ एंशिएंट मेटामॉर्फिक रॉक्स इन द डेक्कन प्लेट्यू। इट इज रेड, it gets its red color from the high iron oxide content. The yellow color comes from the hydration of soil chemicals. So रेड सॉइल जो है वो वेदरिंग ऑफ एंशिएंट जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनके वेदरिंग से फॉर्म होता है डेक्कन प्लेट्यू में। और इसमें रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और येलो कलर जो है वो हाइड्रेशन हो जो केमिकल सॉइल केमिकल्स है उसके कारण आता है। तो ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न स्टेट्स। तो इंडिया के जो वेस्टर्न स्टेट्स है उसमें काली मिट्टी मिलती है, इसलिए वहाँ पे कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये जो सॉइल है सूटेबल होता है कॉटन के लिए, वीट के लिए। और ब्लैक सॉइल जो है वेरी छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से बना होता है और इसमें मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो लैटराइट सॉइल ये फाउंड होता है इन द स्टेट्स वेयर मानसून रेन्स आर हैवी। जहाँ पे मानसून रेन्स ज़्यादा होते हैं वहाँ लैटराइट सॉइल हमको मिलता है। तो ये दिस सॉइल डेवलप्स इन द एरिया दैट एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ये सॉइल कहाँ पे होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। तो हैवी रेनफॉल लीच वॉशेस अवे द फर्टाइल एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऊपर की जो फर्टाइल एलिमेंट्स हैं वो सॉइल के क्या हो जाते हैं, बह के चले हो जाते हैं। तो जो ह्यूमस कंटेंट है इस सॉइल का क्या होता है, कम होता है। दैट्स वाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत होती है जब भी हम क्रॉप्स उगाते हैं। तो अदर सॉइल इंक्लूड ड्राई एंड डेसर्ट सॉइल फाउंड इन थार डेसर्ट एंड फॉरेस्ट सॉइल ऑफ हिमालय। तो अदर सॉइल्स की अगर हम बात करें तो रेत को भी हम सॉइल में लेते हैं। तो डेसर्ट सॉइल जो कहाँ पे मिलता है, थार डेसर्ट जो राजस्थान वाला एरिया है, और हिमालय के जो फॉरेस्ट सॉइल है उसे। तो यहाँ पे मेन सॉइल टाइप्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो फॉरेस्ट सॉइल ये हिमालयन रीजन में हमको फाइंड आउट होता है। एलुवियल सॉइल, यहाँ पे पूरा एलुवियल सॉइल है, ये डॉट 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 डॉट। और उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है और इधर नीचे वाला एरिया है। ब्लैक सॉइल वेस्टर्न पार्ट में। लैटराइट सॉइल ये छोटे छोटे जगह पे लैटराइट सॉइल दिख रहा है। उसके बाद एरिड डेसर्ट सॉइल ये वाला एरिया।
ओके उसके बाद हमको देखना है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, लैंड्स में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आ जाना, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है, लैंड को खराब कर देना, डिग्रेड करना मतलब खराब कर देना। और फिर उसको हमको कंजर्व कैसे करना है, बचा के कैसे रखना है, संरक्षित कैसे रखना है। तो वी हैव इनहेरिटेड अवर लैंड फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स। तो हमको हमारे ज़मीन कहाँ से मिला है, हमारे एंसेस्टर्स का था ज़मीन, ठीक है, जो हमें मिला है। तो वी नीड टू हैंड ओवर दिस लैंड टू नेक्स्ट जनरेशन इन गुड कंडीशन। ह्यूमन्स कैन इम्प्रूव और डिग्रेड लैंड थ्रू देयर एक्टिविटीज़। तो ये जो लैंड है हमको अपने पूर्वजों से मिला है और इस लैंड को हमको अपने आगे वाले जनरेशन को भी देना है। तो जैसे कि हमें लैंड अच्छे कंडीशन में मिला है तो हमको हमारे आगे वाले आने वाले जनरेशन हैं उसको भी लैंड अच्छी कंडीशन में ही देनी है। इसलिए ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, या तो लैंड की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो हाउ डू वी एक्सेस द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो क्वालिटी ऑफ लैंड को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो वन मेजर, तो एक इसमें काम हम कर सकते हैं, एक तरीका हम अपना सकते हैं। हाउ मच वेजिटेशन एंड एनिमल्स द लैंड कैन सपोर्ट सस्टेनेबली, दिस कैपेसिटी विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हमको एक मेजर हमेशा याद रखना है कि कितना वहाँ वेजिटेशन हो सकता है और कितनी एनिमल्स को सपोर्ट कर सकता है लैंड सस्टेनेबली। सस्टेनेबली मतलब अपने आप को खराब किए बिना। तो दिस कैपेसिटी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो जगह के हिसाब से जो है ये कैपेसिटी बदलते रहती है। तो इट कैन नॉट बी सेम फॉर अ डेजर्ट और एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। When this capacity of land to support life decreases, we say that land is degraded. तो हर जगह जो है लैंड की क्वालिटी के हिसाब से हम ये जो पैमाना है उसको अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। तो डेजर्ट एरिया के लिए अलग होगा, वैसे ही जब हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग होगा। तो जब लैंड की जो कैपेसिटी है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो कम हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, लैंड डिग्रेड हो गया है, लैंड इज डिग्रेडेड। जैसे कि एग्जांपल, लैंड कवर्ड बाय सैंड आफ्टर द फ्लड नो वेजिटेशन ग्रोस। तो जहाँ पे रेतीला ज़मीन है, ठीक है, फ्लड आया उसके बाद रेतीला ज़मीन हो गया और कोई वेजिटेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई पेड़ पौधे वहाँ नहीं उग पा रहे हैं, तो इस केस में दिस लैंड इज डिग्रेडेड। क्यों डिग्रेड हो गया, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते सॉइल से, इसलिए दे गॉट अर्लियर बिकॉज फूड बिफोर द फ्लड। जो फ्लड मतलब बाढ़ आने से पहले की जो स्थिति थी, जब वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो हो सकता था, पेड़ पौधे ग्रो हो सकते थे, एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव कर सकते थे, अब जो है बाढ़ आने के बाद स्थिति बदल गई है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं उग सकता, तो इसका मतलब वो लैंड क्या हो गया है, डिग्रेड हो गया है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज कैन लीड टू लैंड डिग्रेडेशन इन मेनी वेज। व्हेन वी प्लॉट ड्राई लैंड और लैंड विथ अ हाई ग्रेडियंट, the wind, the water erodes the loosened soil, leaving behind only the large size particles and pebbles. The land then become unfit for pastures or agriculture. तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने बहुत हद तक जो है लैंड को डिग्रेड करना चालू कर दिया है। तो जैसे कि हमारे पास कोई ड्राई लैंड है, उसको हमने क्या कर दिया, हल चला के छोड़ दिया। और या तो फिर लैंड जो पहाड़ों में है, ठीक है, पहाड़ के जो लैंड है, ठीक है, उसमें अगर घास वगैरह उगी थी, तो घास था, वेजिटेशन था, उसको हमने उखाड़ के रख दिया है खेती बाड़ी के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए। तो जब हवाएं चलती हैं, पानी बहती है, तो वो अपने साथ क्या है, मिट्टी, जो ऊपर की जो लूज की हुई मिट्टी है, खुदी हुई जो मिट्टी है, उसको बहा के ले जाती है। और पीछे क्या छोड़ देती है, जो हैवी मटेरियल्स है। हैवी मटेरियल क्या होगा, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स और पेबल्स होंगे, पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर होंगे। तो इससे अब क्या हो जाएगा, लैंड जो है वो उसकी क्वालिटी पूरी खराब हो जाएगी और वो पास्चर, ठीक है, ना तो वहाँ पे घास उगे हैं, ना तो कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यू हैव रेड द एग्जांपल ऑफ राजस्थान कैनाल इन द प्रीवियस सेशन। तो हमने राजस्थान के कैनाल के बारे में प्रीवियस सेशन में हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था। तो डेजर्ट सबसॉइल हैज़ हाई सॉल्ट कंटेंट। तो डेजर्ट सबसॉइल क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंटेंट होता है। तो कैनाल इरिगेशन इन डेजर्ट एरिया कॉजेस सॉल्ट टू डिजॉल्व इन द वाटर एंड राइज टू द टॉप टू फॉर्म अ हार्ड क्रस्ट ओवर द सॉइल। तो जहाँ पे कैनाल इरिगेशन जो डेजर्ट एरिया में है, इससे क्या होता है, जो सॉल्ट है वो मिट्टी पानी के साथ क्या होते जाता है, घुलते जाता है। और जब हम मिट्टी में सिंचाई करते हैं तो ऊपर की एक परत बनाते चले जाता है। अब ये वाला जो लैंड है, इसमें प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो। तो ये एक एग्जाम्पल था लैंड डिग्रेडेशन का। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स आर इरिगेटेड। तो इस एरियाज में बहुत ज़्यादा इरिगेटेड लैंड्स को इरिगेट किया जाता है। तो फ्लड इरिगेशन कॉजेस वाटर लॉगिंग विच लीड टू सैलिनाइजेशन ऑफ द
तो जब बहुत ज़्यादा हम सिंचाई करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक ही ज़मीन पे पूरा पानी जमा हुआ रहता है, तो इससे क्या हो जाता है, वो लैंड क्या हो जाता है, नमकीन, उस जो उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सैलिनाइजेशन कहा जाता है। तो इन ड्राई एरिया, जो ड्राई एरियाज है जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक्सेसिव ग्रेसिंग, ठीक है, एक्सेसिव ग्रेसिंग मतलब बहुत ज़्यादा चरा देना, तो इससे क्या हो जाता है, पूरा जो घास है वो उखड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, इज अ मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये एक मेन कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का। कैसे, तो ग्रेजिंग मोर लाइवस्टॉक देन लैंड कैन सपोर्ट डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द ग्रास एंड अदर वेजिटेशन बट ऑल्सो एक्सपोजेस द सॉइल विच गेट डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ सॉइल इरोशन। देखिए अब क्या हो रहा है, जो ड्राई एरियाज है जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाला एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चरा दिया जाता है, मतलब जो भी उनके पास गाय बैल बकरी है उनको बहुत ज़्यादा चरने के लिए, मतलब घास को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बहुत ज़्यादा वो लोग घास खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर का जो टॉप लेयर है, घास तो पूरी उखड़ गई, तो ऊपर का टॉप लेयर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। खाली मतलब उसमें कोई ऐसा पेड़ पौधे नहीं होते। आपने देखा होगा अगर आप कोई पौधा लगा के रखते हैं तो उसमें जड़ रहती है, तो जड़ क्या रहता है, मिट्टी को बाइंड करके रखता है, रोक के रखता है। और ऐसे केसेस में जहाँ पे घास उखड़ गई है, घास का जो जड़ है वो बहुत नीचे तक जाता है ना, तो अगर वो घास उखड़ गई है तो टॉप लेयर क्या हो गया, एक्सपोज हो गया है, तो इससे क्या होगा, पानी गिरेगा तो पूरा मिट्टी बह जाएगा, हवा के साथ पूरी मिट्टी बह जाएगी। तो ऐसे केसेस में भी लैंड डिग्रेड हो जाता है। इन ओपन कास्ट माइनिंग, जो ओपन कास्ट माइनिंग होता है, जो टॉप सॉइल इज रिमूव्ड एंड अ लार्ज पिट इज डग टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। आफ्टर द माइनिंग ऑपरेशन एंड द लैंड has large pits with debris strewn all over. It is unfit for agriculture or any other use. This is an example of land degradation. Mining is one of the main cause of land degradation of forest land in Jharkhand, Chhattisgarh, Maharashtra and Odisha. तो जब ओपन कास्ट माइनिंग होती है, मतलब ब्लास्ट करके माइनिंग की जाती है, तो टॉप सॉइल क्या होता है, ब्लास्टिंग में निकल जाता है, ठीक है, उड़ जाता है, और एक गड्ढा, लार्ज पिट मतलब एक गड्ढा हो जाता है, गड्ढा बनाया जाता है जिसमें मिनरल्स को निकाला जाता है। और माइनिंग ऑपरेशन होने के बाद ये जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उसको छोड़ दिया जाता है और उसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, और ये जो है बिल्कुल मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी अनफिट है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लैंड जो है डिग्रेड हो जाता है, और ऐसे लैंड जो है माइनिंग एरियाज में होते हैं, और जिससे ये फॉरेस्ट लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है। The another way in which land is degraded by grinding limestone for cement industries and talc for clay pottery industry. Huge amount of fine dust particles are carried by winds and settle on the nearby land. This practice layer prevent the soil from absorbing particle layer prevent the soil from absorbing water. तो दूसरा तरीका क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, कि जो लाइमस्टोन होते हैं, ठीक है, जो लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में जिसका यूज़ होता है, टैल्क इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, क्ले पॉटरी इंडस्ट्री में, ठीक है, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं और ये हवा से वो होते हुए जो नियर बाय जो लैंड है वहाँ पे इकट्ठा होते जाते हैं। और ये जो पार्टिकल लेयर है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल की जो लेयर है, जो ग्राइंडिंग लाइमस्टोन को ग्राइंड करने से, चूना पत्थर को ग्राइंड करने से हो रहे हैं, ये क्या होते हैं, पूरे इलाका में लेयर बिछा देते हैं, और ये जो लेयर है वो पानी को एब्सॉर्ब नहीं करता है। तो in few years the discharge of contaminated water by industries also caused water and land pollution in various parts of India. तो अब कुछ फ्यू ईयर से जो डिस्चार्ज होते जा रहा है कंटामिनेटेड वाटर का, इससे भी बहुत ज़्यादा एयर और लैंड पोल्यूशन हो रहा है। So it is estimated that 13 to 14 crore hectares of land in India are currently degraded. One of this, around 28% of degraded forest, 56% of water eroded, rest is wind eroded और saline. तो ये estimate किया जाता है कि 13 to 19 करोड़ जो हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है ये क्या हो गए हैं, डिग्रेड हो गए हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो पूरी खराब हो गई है। और इसमें से 28% जो है वो क्या है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट हो गए, 56% जो है वाटर इरोडेड, मतलब पानी से पूरा ये जो मिट्टी ऊपर के लिए मिट्टी बह गई है, और बाकी जो है वो या तो विंड से हवाएं से उनकी मिट्टी ऊपर की मिट्टी बह गई है, या तो फिर वो नमक कंटेंट उसमें ज़्यादा हो गया है। तो अबाउट 4.8 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड इन छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 4.8 लाख हेक्टेयर्स जो लैंड है वो क्या है, डिग्रेड हो गया है छत्तीसगढ़ में। तो दिस इज 35% ऑफ द स्टेट टोटल लैंड एरिया, और अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 35% जो टोटल लैंड एरिया है वो डिग्रेड हो गया है। तो कॉज ऑफ डिग्रेडेशन इज मोस्टली वाटर इरोशन एंड एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल विच अफेक्ट्स क्रॉप। तो इसमें जो मेजर कॉज है डिग्रेडेशन का वो क्या है,
वाटर इरोशन, ठीक है, पानी के बहाव के साथ जो है ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की वो बह जाती है। और एसिडिफिकेशन मतलब जो सॉइल है उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो एसिडिफिकेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग लाइम टू द सॉइल। तो अगर हम एसिडिफिकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको चूना पत्थर मिलाना पड़ता है उसमें, ताकि जो है एसिड और लाइम जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। तो इन दुर्ग, जांजगीर, कोरबा एंड रायपुर डिस्ट्रिक्ट जो है माइनिंग से जो है लैंड क्या हो गया है, डिग्रेड हो गया है। तो देयर आर मेनी वेज टू टैकलिंग लैंड डिग्रेडेशन। और ये जो एफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम है इसको हम कुछ एक्सटेंट तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिमिलरली इंश्योरिंग प्रॉपर इरिगेशन अकॉर्डिंग टू द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड कैन ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन। तो इसके साथ साथ जो है हम बहुत सारे मेजर्स कर सकते हैं ताकि जो वाटर कैपेसिटी जो है, होल्डिंग कैपेसिटी है लैंड की, वो अच्छी रहे, जिससे जो है वाटर लॉगिंग या सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो इतना हमने बहुत सारा चीज़ आज देख लिया है, और हम थोड़ा सा जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, हम अभी इसको कवर करेंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन और पॉवर्टी के बारे में हमको देखना है। तो लैंड डिग्रेड होने से पॉवर्टी कैसे बढ़ती है उसके बारे में हमको जानना है। तो पूरस्ट पीपल इन द कंट्री डिपेंड ऑन डिग्रेडेड लैंड, दे आइदर रियर्स लाइफ स्टॉक ऑन द लैंड एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड ट्राइब्स हु प्रैक्टिस सब्सटेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो गरीब तबके हैं हमारे देश के, वो इस डिग्रेडेड लैंड पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो लैंड है वहाँ पे अपने लाइफ स्टॉक को या तो चराने जाते हैं, या तो जो छोटे फार्मर्स हैं और जो ट्राइब्स हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं। सब्सिस्टेंस एंड एग्रीकल्चर मतलब अपने सिर्फ खाने के लिए, हम कमर्शियली एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो दे हैव नो अदर लाइवलीहुड ऑप्शन, सो दे कंटिन्यू टू फार्म पुअर क्वालिटी इन फर्टाइल लैंड। तो इनके पास और कोई जरिया नहीं होता रोजगार का, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये जो पुअर क्वालिटी वाली जो लैंड है, इन फर्टाइल लैंड है, वहीं पे ही खेती बाड़ी करके अपना रोजगार, जीवन यापन करते हैं। तो दिस कॉजेस लैंड टू डिग्रेड इवन फर्दर, बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी दिस फार्मर्स कैन नॉट टेक अप मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लैंड। अब इससे क्या होता है, अब भी वैसे ही जो सॉइल की क्वालिटी है वो खराब है, उसमें और खेती बाड़ी की जा रही है, तो सॉइल का कंटेंट क्या होगा, वो और जीरो होते जाएगा, जीरो होके क्या माइनस होते जाएगा। तो ये गरीबी के कारण जो है फार्मर्स जो है वो कोई मेजर्स भी नहीं अपना पाते ताकि वो लैंड की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके। दे फाइंड देमसेल्फ ट्रैप्ड इन द विस्कस साइकिल ऑफ poverty and land degradation. That's why it is important for government to take up responsibility to improve and conserve degraded land. तो अब जो है ये विस्कस मतलब एक लंबा साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें वो कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब वहाँ पे वो सिर्फ खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे उपज हो नहीं रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ताकि जो डिग्रेडेड लैंड है इसको वो कंजर्व कर सके। अब हमको लैंड मैनेजमेंट कैसे करना है, तो लैंड क्या है, फिक्स्ड रिसोर्स है जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, इसे फिक्स्ड रिसोर्स, व्हाइल पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग, our needs also keep increasing as our lifestyle evolves. More and more people from the village are migrating to urban areas. तो हमारी needs जो है वो भी हमारे लाइफ स्टाइल के साथ साथ क्या होते जा रही, इंक्रीज हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अब क्या है, विलेजेस को छोड़ के जो है अर्बन एरियाज में जाते जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, लैंड रिसोर्सेस में हो रहा है। तो माइग्रेशन लीड्स टू रैपिड एक्सपांशन ऑफ अर्बन एरियाज। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, गाँव को छोड़ के, मतलब एक व्यक्ति अगर यहाँ पे रह रहा है तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाएगा, चाहे ये गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो। तो माइग्रेशन का मतलब ये होता है एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे बस जाना। तो माइग्रेशन लीड टू द रैपिड एक्सपांशन ऑफ अर्बन एरियाज। कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज आर बिल्ट ऑन फर्टाइल कल्टिवेबल लैंड एंड फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तो माइग्रेशन जो है इससे क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज में क्या हो जा रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन मतलब वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा जाके बसते जा रहे हैं, तो लैंड की भी अवेलेबिलिटी जो है उसकी भी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रही है। कॉलोनीज और फैक्ट्रीज बनाई जा रही है जो फर्टाइल और कल्टिवेबल लैंड्स हैं, और फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर और माइनिंग वहाँ पे हो सके। तो इससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे लैंड्स पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लैंड को प्रॉपरली मैनेज करें और उसका प्रॉपर यूज़ करें। तो हम ये फॉलोइंग मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम गुड लैंड मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो कर सके। तो प्लान डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस। तो हमको सबसे पहले विलेज या फिर कोई भी शहर को बसाने से पहले हमको क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो our towns and villages are growing and encroaching upon land use. The unused land is also available within urban areas. So if there is proper planning to develop towns and villages, this problem can be handled better. तो गांव और शहर, ठीक है,
बढ़ते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड जो है उस पर वो कब्जा हो रहा है। तो जो अनयूज्ड लैंड है जो अवेलेबल है अर्बन एरियाज में, उसके प्रॉपर प्लानिंग के साथ वहाँ पे टाउन्स और विलेजेस जो है उसमें बनाया जाए। तो बैरन लैंड है उसका यूज किया जाए। तो बैरन लैंड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इट कैन बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ये सब में हम कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, दो इम्प्रूव द लैंड फॉर एग्रीकल्चर और पास्टर। तो बैरन लैंड है उसको क्या किया जाए, एग्रीकल्चर और पास्टर डेवलपमेंट के लिए इम्प्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। तो इससे क्या है, जो एक्रेज है, जो एग्रीकल्चर का एरिया है, जो एग्रीकल्चर का हमने देखो जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो सकता है, और जो एक्सटेंट है वेस्ट लैंड का वो भी। और जो फैलो लैंड है, जो फैलो लैंड जो स्पेशली ओल्ड फैलो लैंड है, जिसको एग्रीकल्चर के लिए हम यूज कर सकते हैं या हॉर्टिकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि हमको फॉरेस्ट जो हमारा रिसोर्स है उसको हम रीजनरेट करें। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक फॉरेस्ट को बनने के लिए, रीजनरेट होने के लिए। अगर फॉरेस्ट को एक पेड़ काट दिया जाए, अगर वो पेड़ 50 साल पुराना था, तो उस पेड़ को फिर से बनने के लिए 50 साल लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय लगता है फॉरेस्ट को रीजनरेट होने के लिए। तो इसलिए फॉरेस्ट शुड बी यूज्ड, है ना। फॉरेस्ट को एक प्लानिंग के साथ, एक सिस्टमेटिक यूज के मैनर के साथ यूज करना चाहिए। काटने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। तो फुली ग्रोन ट्रीज शुड बी हार्वेस्टेड ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे कैन बी रिप्लेस्ड। तो 23% ऑफ द इंडिया का जो लैंड है वो फॉरेस्टेड है, और एरिया जो फॉरेस्ट अंडर ये एक्सपांड होते जा रहा है। और इससे क्या हो जा रहा है, इकोनॉमिक कल बैलेंस को भी हमको मेंटेन करके चलना है। उसके बाद सॉइल इरोशन को हम कैसे कंट्रोल करें। तो इरोशन, वेस्ट डिप्लीशन और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हैं, इससे सॉइल की क्वालिटी डिप्लीट होती है। डिप्लीट मतलब खराब होती है। फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी भी है एग्रीकल्चर लैंड की वो कम हो जाती है। तो कंट्रोलिंग सॉइल इरोशन एक्सेट्रा विल ऑल्सो हैव द प्रोडक्टिविटी। तो हमको सॉइल की भी जो क्वालिटी है उसको, हमको सॉइल इरोशन को क्या है, रोकना है, ठीक है। और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है इसके यूजेस को कम करना है। यूजिंग लैंड अराउंड अवर होम्स। तो क्वाइट अ लॉट ऑफ लैंड टाइप्स अनयूज्ड आउटसाइड होम्स इन द विलेज एंड अर्बन नेबरहुड। दिस लैंड कैन बी यूज्ड टू प्रोडक्टिव यूज। फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सीजनल प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमारे घर के आसपास भी कुछ जमीनें होती हैं, तो ये जमीन कई बार हम छोड़ देते हैं ऐसी। तो ये जो आसपास की जमीन है इसको भी हम यूज कर सकते हैं छोटा मोटा किचन गार्डन बनाने के लिए, सीजनल प्लांट्स बनाने के लिए, वेजिटेबल लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। हमको ये सब चीज़ें स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर सतर्क रहें, हम अपने जो रिसोर्सेस है उसको लेकर सतर्क रहें, हम अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़े, कुछ अच्छा छोड़े। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया गया, जो लैंड्स जो है हमको अपने एंसेस्टर्स से मिलती है, अपने पूर्वजों से मिलती है, और अगर हम उसको आगे भी वैसा जैसा हमें मिला था वैसा ही पास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया। इतना आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।